ये क्वेश्चन सेशन आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें अच्छा होगा अगर हम ज्योतिष के सूत्रों पर चर्चा करें, बजाय कि मुझसे डायरेक्ट ये पूछा जाए बताओ जी इसका क्या रिजल्ट होगा। क्योंकि कुंडली को देखे बगैर, पूरी तरह से समझे बगैर अनमेच्योरिटी कहलाएगी कि उसके रिजल्ट को बोल देना। क्योंकि लोग उसे रिजल्ट मान के बैठ जाते हैं, जबकि मात्र वो एक समझाने का तरीका होता है। ज्योतिष में भी स्टेप्स बने होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जो रिजल्ट होता है वो पहले या दूसरे स्टेप पर नहीं होता। वो और भी आगे जाकर के जब हम डेप्थ में जाते हैं तो चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। तो ध्यान पूर्वक सीखें और समझें। ये सेशन ध्यान पूर्वक समझने और सीखने का है। हाँ जी, काजोल से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग नाम लिख करके जरूर चलें। कोई फोन वगैरह से होगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। और क्वेश्चन लिखित में ना भेजें, मेरा ध्यान उस पे नहीं रहता है। और आपको लगेगा कि हमने तो लिख के भेज दिया है और कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं होगी। हाँ काजोल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, रत्न के बारे में पूछना था। क्या हम पुखराज और पन्ना दोनों पहन सकते हैं? बिल्कुल पहना जा सकता है। बिल्कुल पहना जा सकता है। एक साथ? एक साथ पहना जा सकता है। रतन विज्ञान बहुत विस्तृत है, पर जब बेसिक स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कुछ चीजें जो बताई जाती हैं और स्टूडेंट अपने आप ही मान लेता है। कोई भी विद्वान ज्योतिषी उनको ये नहीं कहता कि लगन पंचम और नवम के ही रतन धारण करने हैं, बाकी कोई रतन धारण नहीं करना। ऐसा कोई शास्त्र में कोई किसी प्रकार का नियम नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम रतन धारण करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रतन हमारे जीवन में आखिर करता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि माणिक एक साथ पहने कि नीलम पहने कि पुखराज पहने। दूसरा, हमें ये भी पत्थर पता होना चाहिए, ये जब ये माइन से निकला है पत्थर, उस समय उसे क्या कहा जाता है, उसका गुण क्या है, उस जेमस्टोन का गुण क्या है। अगर हमें ये सब चीजें पता होगी तो आपके दिमाग में जितने भी मिथ हैं पत्थर को एक साथ धारण कराने के, वो क्लैरिटी के साथ निकल जाएंगे। जैसे कि अक्सर हम लोग, बेसिक ज्योतिष वाले लोग खास करके, बेसिक का मतलब है ये उनके लिए वो नहीं है कि साहब वो कमजोर हैं बेचारे, मतलब लर्निंग फेज वाले लोग बोलना चाहिए मुझे। जो लर्निंग फेज में है वो कुंडली को दो तरफ डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ सूर्य वाली कुंडली, एक तरफ शनि वाली कुंडली। सूर्य और शनि का मतलब, एक तरफ वो कुंडली, वो लगन होते हैं जिनकी सूर्य से मित्रता होती है, और एक वो लगन होता है जिसकी शनि ग्रह से मित्रता होती है। और जिनकी लगन की मित्रता गुरु के साथ है तो वो तो क्लैरिटी उनको तुरंत मिल जाती है कि साहब जो है आप पीला पुखराज पहन लो। बट वो बचते हैं नीलम धारण करने से। जैसे कि कर्क लगन, सिंह लगन, मेष लगन, धनु लगन,
ये ऐसे लगन है जिनमें अक्सर व्यक्ति नीलम धारण करने से बचता है। और जो कहता है कि बचो, इसका मतलब उसे रत्नों के बारे में ज्ञान नहीं है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, तो कोई नॉलेज नहीं है। 90% ज्योतिषाचार्यों को रत्नों के बारे में जानकारी नहीं होती। पहनाना कैसे है, ये तो बहुत बात की बात है। पहला स्टेप तो ये है कि है क्या। जब हम कोई दवा खाते हैं, कोई कैप्सूल खाते हैं, कोई गोली खाते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका इंग्रेडिएंट क्या है, यानी उस कैप्सूल में है क्या। और वो जो कैप्सूल में है वो हमारे अंदर जाके क्या करेगा। अब मान लो विटामिन बी लिखा है, बी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें पता है कि इसमें विटामिन बी के कण हैं। वो हमारे बॉडी में जाएंगे, और बी कॉम्प्लेक्स जब बॉडी में जाएगा तो ये काम करेगा। विटामिन सी लेंगे तो उसमें पता होगा विटामिन सी कब लेना है। ऐसे ही ये पता करना जरूरी है कि उसमें है क्या, क्या नहीं है। अब आपको ये चीजें जब क्लियर पता चल जाएंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। पुखराज और नीलम, आपको जान करके हैरानी होगी, एक ही पत्थर है। जब वो माइंस में निकलता है तो सेम है वो, उसे फायर बोला जाता है, सिंपल फायर। उसका पीला भाग पीला पुखराज कहलाता है, उसका नीला भाग नीलम कहलाता है, और उसका सफेद भाग सफेद पुखराज कहलाता है। अब बताओ, अब क्या करोगे, चीज तो एक ही पेन। अब ये उसी तरीके से हो गया कि कैप्सूल में न है तो बी कॉम्प्लेक्स, पर एक सुनील कुमार ने बी कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक रामलाल ने बी कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक श्यामलाल ने बी कॉम्प्लेक्स बना दिया, पर है उसमें बी कॉम्प्लेक्स। अंतर किसका है, कलर का। अब चौंक गए, ये है। अब बताओ, एक ही पत्थर उससे कैसे झगड़ा करेगा। बस ये वैसा हो गया जैसे हमें लगा कि जो सफेद चीनी होती है उसे अमीर लोग खाते हैं, और जो थोड़ी सी पीली होती है, भूरी होती है, वो हमें गंदी सी लगती है, यार ये तो कोई गरीब ही खाता होगा। और चीनी चीनी की लड़ाई करवा दी। फिर कहा नहीं है, जो मोटी चीनी है ये ज्यादा बेटर है, छोटी चीनी जो है अच्छी नहीं है। फिर लड़ाई करा दी। अब आप ये मुझे बताओ, जब चीनी, ये चार तरह की चीनी जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो वो क्या रिएक्ट करेगी, सेम करेगी या डिफरेंट डिफरेंट। भाई पीली चीनी नमकीन तो नहीं लगेगी, है जिसे ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें खटापन आ जाएगा। सब अंदर जाके सेम काम करने वाले हैं। तो डिसाइड फर्स्ट कि सफायर पहनना है, नॉट डिसाइड कि पीला पुखराज पहनना कि नीला पहनना कि सफेद। ये भाई स्क्रीन के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करो। मैं बहुत बढ़िया जो है टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, स्पष्ट रूप से। अगर ये स्क्रीन खोलने की कोई कोशिश कर रहा है तो भाई रहने दो, मेरे से संभलेगा नहीं मामला है। अब एक और का रहस्य की बात, अक्सर लोग कहते हैं कि नीलम और माणिक एक साथ भूल के नहीं पहनना चाहिए। अगर उन्हें ये पता हो नीलम और माणिक है क्या, तो ये झगड़ा भी खत्म कर देते हैं आपका। जिस पत्थर से आपका फायर निकल रहा है वो सेम पत्थर माणिक है, मीन्स रूबी फायर आर सेम। 90% से ज्यादा ज्योतिषियों को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, इस चीज का कोई आइडिया नहीं, बट यू आर सो लकी कि आपको हमने बता दिया। हाँ, अब आगे से करोगे झगड़ा माणिक का और नीलम का और पीले पुखराज का और उसका। फर्स्ट डिसाइड कि इसे नहीं। फायर की जरूरत है या नहीं है। बाद के झगड़े हैं तो कौन सा पहना है कौन सा ना पहना है, हमें यही नहीं पता। अगर हमें पता चल जाए पीला पुखराज और पन्ना, एक्चुअली में ये मिनरल्स का सोर्स है, इनमें मिनरल छुपा हुआ है, उसको कहते करंडम। ये कैटेगरी होती है करंडम की।
तो ये जो झगड़ा हो रहा है कि ये ग्रह है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करंडम धारण करना है कि हमें स्पायर धारण करना है, ये कैटेगरी कौन सी है, तो आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। पन्ना रतन बुध ग्रह के पर्वत को, ये जो बुध ग्रह होता है सबसे छोटी उंगली के नीचे, इसकी ताकत को बढ़ाने का काम करेगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। अक्सर जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर होता है उसके नीचे एक प्रकार के बहुत छोटी छोटी बारीक रेखाओं से एक लूप बना होता है। वो लूप खिसक जाता है, बुध की तरफ नहीं रहता, बुध के नीचे नहीं रहता, और वो लूप खिसक जाता है सूरज की तरफ, या कभी कभी बुध से बाहर जाने का प्रयास करता है। तो जब भी हम पन्ना रतन धारण करवाएंगे इस उंगली के अंदर, तो अपने ताकत से वो उस लूप को सेंटर में लाने का प्रयास करता है। अब कितना वो प्रयास में सफल हो पाता है, डिपेंड्स ऑन, फिर डिपेंड ऑन कि वो कितना खिसका हुआ है। जो लोग उम्मीद करते हैं 20 दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में रतन धारण करने से फायदा हो जाएगा, उन्हें रतन भूल करके भी जीवन में कोई भी रतन धारण नहीं करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लोग मिथ्स के अंदर घूमे पड़े हैं, बस पूछो मत क्या क्या दिमाग में लोगों ने बसा रखा है। इसी प्रकार से जब आप पीला पुखराज पहनते हैं, ये फर्स्ट फिंगर जो है जिसे बृहस्पति की उंगली कहा जाता है, उसके नीचे बृहस्पति पर्वत होता है, उसे आप लूप भी बोल सकते हो। वो लूप खिसका हुआ होता है। अगर ये बृहस्पति का लूप शनि की तरफ खिसक जाए तो धन योग बन जाता है, पर नीचे की तरफ खिसक जाए या और इधर उधर खिसक जाए तो बृहस्पति कमजोर हो जाता है। इसके उठाने से, उठने उठने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको लूप देखना आता है कि वो सेंटर में है कि नहीं है, अगर वो सेंटर में है तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, अगर वो सेंटर में नहीं है तो मामला गड़बड़ है। सिंपल सी बात है। उस पीले पुखराज को धारण करने से आपको उस चीज में आपको मदद प्राप्त होगी। सिंपल। ठीक है। ठीक है काजोल जी, आगे से तो झगड़ा नहीं होगा। पन्ना पहनोगे नहीं वो गुरु बुद्ध जी। को ताकत देगा, पीला पुखराज पहनोगे तो वो बृहस्पति को बल देगा, ना कि अपना कामकाज छोड़ के एक दूसरे से लट्ठम लट होंगे। वो कोई भारत पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। सारा एलिमेंट्स का खेल है, सारा मिनरल्स सर का अगर खेल। बुध सर अगर रत्नों में बुध जो कलर 12वीं राशि बनता में है हो। वो स्पेसिफिक मिनरल की वजह से उसका वो कलर आता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। बुध अगर 12वीं राशि में हो तब भी पहन सकते हैं ना? रत्न धारण करने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। अगर मैं कहूं कि किस राशि में पहना जा सकता है और किस में नहीं पहना जा सकता, तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है। रत्न धारण करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आपको ये पता करना है कि किस ग्रह में बल नहीं है। सिंपल। ना कि ये मार्केश, ना कि बादकेश, ना कि वो, उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ये टोटल और टोटल रॉन्ग मिसकंसेप्शन है। हमने तो सिंह लगन वालों को माणिक और नीलम एक साथ पहना करके देख रखा है, और उन्होंने प्रमोशंस भी ली हैं, उन्होंने चीज ली है। प्लस आपको ये मालूम होना चाहिए ग्रहों की इक्वेशन क्या है। प्लस आपको ये मालूम होना चाहिए अगर आप किसी ग्रह के बल को बढ़ा दोगे तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आपने बिना सोचे समझे बढ़ा दिया, आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। एक आदमी सरकारी नौकरी में है, उसको व्यापार करना नहीं है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसका कोई काम नहीं है, उसको पब्लिक एड्रेस
करना नहीं है, अकाउंट्स उसने देखना नहीं है। आपने कुंडली में देखा, रे यार बुध कमजोर है, बोला पन्ना धारण कर, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, कोई दिमाग लगाए। अब हो सकता है वो लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, उसका आज ही भाग्य बढ़ा के मानेंगे आपका, पहन लो। अब क्या वो असर करेगा? उसका कोई काम ही नहीं है उस चीज से रिलेटेड। मैं ठेकेदारी का काम मेरा नहीं है। अब मुझे ठेकेदारी वाली एनर्जी मैं लेकर के आ रहा हूं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। रतन कोई वो तो है नहीं कि बड़े सस्ते से मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लूट है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड्स है, सबसे ज्यादा फ्रॉड्स है। बहुत कम लोगों को पहली बात तो रत्नों की जानकारी है। आजकल एक और पंगा हो गया, 10 साल से ये चल रहा है। हर क्या व्यक्ति कहेगा मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, और लैब्स ऐसी बनी हुई हैं, वो कहते हैं बस जी रतन ले आओ, जो कहोगे वो लिख देंगे। कुछ फ्यूज लैब्स ऐसी हैं जो इस चक्रव्यूह में नहीं फंसी हुई। आपको एक शहर का क्या नाम लूं, राजस्थान में, वहां जाओ, आप जिस मर्जी पत्थर पे जो मर्जी नाम लिखवा लाओ, 30 रुपए 50 रुपए दो उनको कि सर्टिफिकेट करने के, और वो आपको सर्टिफिकेट करेंगे। कौन सा सर्टिफिकेट करेंगे? जो आप बोल दो। अब आप बताओ कैसे करोगे? बड़ा समस्या है। इसलिए 5-7 साल लगाओ पत्थरों की जानकारी जुटाने के लिए। धैर्य मत खोइए कि यार पत्थर बेच देंगे फायदा हो जाएगा, यार उसमें अपन बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे, फीस तो मिल नहीं रही है, पत्थर ही बेच लेंगे। इस चीज को बचो। 99% चांस ये रहता है, माणिक का हाल ये है, रूबी का हाल ये है कि वो फेक हो सकता है। अब फेक का मतलब क्या है? वो कलर चढ़ाया हुआ हो सकता है, वो मतलब पुराने जेमस्टोन को ही जो पीस पाउडर कूट करके उसमें गैस भर करके, और तरह तरह के प्रोसेस है। और बैंकॉक एक ऐसा बड़ा प्रसिद्ध शहर है, लोग बैंकॉक को दूसरे नामों से जानते हैं, बट रतन वाले जानते हैं कि वो सबसे बड़ी फैक्ट्री वहीं पर है, नकली रतन प्रोड्यूस करने की। वो हर 6 महीने में, 9 महीने में, जैसे गाड़ियां नए नए मॉडल लेके आती हैं, वो चमकाने के लिए आपको कभी रूबी ने नया टाइप का निकाल देंगे, कभी आपको गोमेद निकाल देंगे, कभी मूंगा निकाल देंगे, कभी कुछ निकाल देंगे, कभी कुछ निकाल देंगे। जो जानने वाले हैं, वो जानने वाले ही उस चीज को समझ सकते हैं। जिनकी वो कहते हैं ना पारखी नजर, और पारखी नजर जब भी क्रिएट होगी जब आप किसी से सीखोगे बैठ करके। ये केवल मात्र मेरे बोल देने से, बता देने से नहीं पता चलता। हाथ में लेकर के वजन से पता चल जाता है नकली है कि नहीं है। उसके अंदर की धारियां देख के समझ में आ जाता है। चमक पे मत जाइए, कलर पे मत जाइए। अगर आप कलर के चक्कर में फंस गए तो पक्का मैक्सिमम चांस है कि नकली लेकर के ही आओगे। पीला पुखराज चलता है एक बहुत बढ़िया, जिसमें पीलापन एकदम गजब का होता है। सामने वाला 20,000 में, 25,000 में, 30,000 में आपको पुखराज दे देता है। ये समझ लो उतना भी मत दो यार, वो पुखराज ही 2-4 हजार रुपए का है, जिसके तुम 30,000 रुपये लेकर के खुश हो रहे हो। ओरिजिनल पुखराज सिलोन का 60-70 हजार रुपये का आएगा मिनिमम, ठीक ठाक। और अगर उसको और उसको बराबर रख लोगे तो नकली वाला जीत जाएगा। आप कहोगे यार ये नकली वाला लाख रुपए का होना चाहिए, ये पट्ठा बिल्कुल देखने में शक्ल सूरत से खराब लग रहा है, और इसके मुझसे मांगे जा रहे हैं 60-70 हजार रुपए। तो ये दुकानदार या ये पंडित जी या ये एस्ट्रोलॉजर लूट रहा है, या ये वो लूट रहा है। जबकि उसे नहीं पता, वो सिंथेटिक पुखराज लेके जाएगा, पीला चढ़ा हुआ पुखराज लेके जाएगा। और ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या समझदार लोगों के साथ होती है। हाँ ये ध्यान रखना, ये समझदार लोगों के साथ ये समस्या बहुत होती है। वो कहते हैं हम तो सस्ता ले आए, हम तो बहुत बढ़िया ले आए, फर्स्ट क्लास ले आए। तो बात है, तो बहुत सारे ऐसे रत्न हैं जो मार्केट में नकली मिल रहे हैं। आप किस पे भरोसा करोगे? आप भरोसा करोगे सर्टिफिकेट पे। सर्टिफिकेट की कहानी मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना? तो हम मुझे 25 साल के करीब हो गया इन रत्नों से डील करते करते। तो मैं कभी भी क्लास में रत्नों की बात ना करके बड़ा खुश होता हूँ।
ना करके। पर आज का सेशन ऐसा है, मैंने खुद ही कह रखा है, ये ब्लंट सेशन है जिसमें मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, असली बातें एकदम से चकाचक बोलूंगा। तो मजबूरी में मुझे बोलना पड़ गया। मैं रत्नों पर बोल करके राजी नहीं हूं। क्यों नहीं राजी हूं? भाई मैंने बता तो दी दवा, अब दवा मिल नहीं रही, और जो मिल रही है नकली मिल रही है। अब सामने वाले को मतलब क्या है? अगर मैं ये कह दूं सब जगह नकली है, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। असली चीज भी मिल रही है, पर वो उस बेचारे को कैसे मिलेगी? बहुत बड़ी समस्या हो गई, चैलेंज हो गया। ये चीज है। गुरुजी इस चीज में निवेदन कर दूं, 1 मिनट? करना तो नहीं चाहिए, पर कर ही दिया तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, माफी चाहता हूँ, फिर मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। नहीं, बताओ। नहीं, हाँ। आपने जो रत्नों की बात कही, पानी की पूछो ना। ये बात बिल्कुल सही है। मार्केट में फेस करते हैं, और जैसे हम भी रत्न बेचते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कतें आती है वो क्या है, कस्टमर ये बोलता है कि साहब हमें सस्ता चाहिए और सबसे अच्छी क्वालिटी का चाहिए। और वो वहां जाके अटकता है सबसे ज्यादा, क्योंकि खुद को देखना आता नहीं है उसको, सीखना चाहता नहीं है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस पे काम करना चाहता है। वो ट्रस्ट नहीं करता सामने वाले पे कि उसको इतने साल का अनुभव है, लेकिन उस पे नहीं जाएगा वो कभी भी, वो अपना दिमाग लगाएगा सिर्फ वहां पे। तो अरे आपने जो अंजू कहा वो जी, एकदम आप सत्य था। जिस सिटी में बैठते हो, वहां की एक कहावत है, पत्थर बेचना है तो पत्थर जैसा दिल रखो। जी उसमें इमोशंस नहीं होना चाहिए। अगर जी इमोशंस होगा तो पत्थर नहीं बेच पाओगे, है जी ना? जी। तो हम बस उसी चीज के मारे हुए हैं, हमारे पास पत्थर का दिल है नहीं, और हमसे गलती हो ही जाती है। अब कोई मेरे से कहता है जी ये फलानी चीज दे दो, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार तू रहने दे। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। आ, अब हम आगे से अवेयर रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि नकली चीजें ही मिलती हैं हर जगह, असली भी मिलती हैं, बट उसको ढूंढना एक मुश्किल काम है। पर जब हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से किसी बात को कह रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं अपने लोकल दुकानदार से चीजें खरीदेंगे, और फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और दोष ज्योतिषियों के ऊपर आ जाता है। असर तो कुछ हुआ नहीं, 1 साल हो बिल्कुल। गया, 6 महीने हो गए, एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा है। ये क्या बकवास पहनाया, मैंने इसके कहने पे लाख रुपया खर्च कर दिया, मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिया। उनकी जान को समस्या आ जाती है, वो बेचारे धर्म संकट में फंसे रहते हैं। ठीक है। जी जी। तो जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, उनके ज्यादा जोर देने पर ही मैं इन पत्थरों की बात करता हूँ। अदरवाइज मैं पत्थर की बात अपने क्लाइंट से भी नहीं करता हूँ। दूसरी बड़ी बात, आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया है। मैं कभी ये नहीं बोलता मेरे पास भी पत्थर है, हम्म जबकि मेरे पास 25 साल से मैं जेम स्टोन्स के अंदर डील करता हूँ। हम्म बट मैं मेरे साथ यही समस्या है कि साहब मैं ये नहीं कह सकता साहब, जबकि मेरे पास ओरिजिनल चीज, क्योंकि मुझे पहचान बहुत अच्छी है इन चीजों की। और उस पहचान के पीछे भी एक रीजन बता दूं, ये पहचान ऐसे ही नहीं हुई। जो बड़े ट्रेडर्स इस लाइन के कहलाते हैं, जिनका करोड़ों का टर्नओवर पर मंथ का होता है, ये बहुत पुरानी घटना है। ये इत्तेफाक कहूंगा, जब मैं इस लाइन के अंदर सीखने की कोशिश कर रहा था, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, उस समय एक बड़ा व्यापारी मुझसे टकरा गया जो कि जेम्स का था, उसके संतान नहीं थी 10 वर्षों से। और मुझे इतना ज्योतिष भी नहीं आता था, पहले मैं क्लियर कर दूं। आप मुझसे पूछे क्या सूत्र लगाया, कोई सूत्र नहीं था। कई बार इंट्यूशन से हो जाती है चीजें। उन्होंने कहा जी कुंडली देख दो, मुझे कुंडली आती नहीं थी। मैंने कहा मैं तो हाथ देखता हूँ, मुझे हाथ रेखाएं पढ़नी आती हैं। और मैंने हाथ देखा, और मैंने कुछ उपाय उनको सजेस्ट किए। अब गॉड ग्रेस, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा मेरा एक भी पैसे का कोई इल्म था, मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने बताया कैसे था। आज की डेट में तो मुझे वो भी आ गई। बट उनकी वाइफ ने कंसीव कर लिया, आज तो बच्चा बड़ा हो गया काफी। और वो इसी बात को लेकर के बहुत प्रभावित हो गए, और मुझे आज भी याद है मैंने उनको सफेद पुखराज बताया था। बस ये पत्थर मुझे बताया था, और कुछ उपाय और साथ में बताए थे। मैंने कहा ये उपाय जरूर करो संतान प्राप्ति के लिए। पर हुआ भी लड़का, देखो कमाल की बात, जबकि लड़का लड़की की तो बात ही नहीं हुई थी, पर हो गया लड़का। तो उस फैमिली का मेरे ऊपर विश्वास बहुत बैठ गया।
फिर उन्होंने कहा आचार्य जी आप जो है आया मत करो, हम तो आपके वहीं पर ही, आप जगह जहां पर आप रहते हो गुड़गांव में, हम तो वहीं। मैंने कहा पहुंचाना और लेना और खरीदना तो बहुत बात की बात है, क्योंकि मुझे इसका व्यापार नहीं करना, मुझे इसकी समझ पैदा करनी है। अगर मेरे ऊपर आप एक एहसान करो, मुझे सच्चाई से बताओ कौन सी चीज क्या है, बस। उन लोगों ने मुझे पन्ना, पुखराज, मोती, नकली, असली, ये सब चीजें जो है बतानी शुरू कर दी। आज भी कोई नया व्यक्ति आकर के मुझे देता है तो मैं उनको फोन लगाता हूँ कि देखना, ये तो फट बता देते हैं ये उड़ीसा का माल है, ये फलाने का माल है, ये मध्य प्रदेश का माल है, ये फलानी जगह का है, ये बेल्जियम का है, ये फलानी जगह का है। और गुरुजी ये तो इसमें ही है। 90% मैं पहचान लेता हूँ, 10% पे उनको भेज देता हूँ, अगर मुझे ना समझ आए तो इस तरीके से जर्नी, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हड़बड़ाहट मत करो यार, फटाफट रतन पहनाओ, रतन बेचो, ये करो वो करो, नहीं भाई, ये सब चक्रों में मत पड़ो। अच्छा ज्योतिष सीख लो। हर कुंडली, वास्तव में हर कुंडली अपने आप ही सॉल्यूशन देती है। हम ज्योतिषी उन सॉल्यूशन को समझना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति की कुंडली में सॉल्यूशन वहीं रखा है, कुंडली स्वयं बता रही है कि करना क्या है। अक्सर लोग धन के पीछे भागते हैं कि साहब धन का लिए कोई पत्थर बता दो। भाई धन का भाव कौन सा है? दूसरा भाव। अब ज्योतिष का सूत्र कहता है हर भाव से अगला भाव उसका वृद्धि भाव है, यानी भाव से अगला भाव उस पहले वाले भाव की वृद्धि करता है। तो दूसरे भाव का वृद्धि भाव क्या होगा? तीसरा भाव। यानी कि ऋषि कह रहा है थर्ड हाउस को स्ट्रांग बना लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। पर आम आदमी क्या कहता है? ना 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 ना, ये कोई बात हुई? फिर काय का चमत्कार? अगर मेहनत करके ही मुझे पैसा कमाना होता तो फिर तुम्हारे पास क्यों आया हूं मैं? मुझे तो चमत्कार दो। क्योंकि तीसरा भाव तो मेहनत का है, मशक्कत का है, पराक्रम का है, आपके कम्युनिकेशंस का है। आपको कला सीखनी पड़ेगी, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। वो आप नहीं सीखना चाहते, वो आप नहीं करना चाहते, तो धन कैसे आएगा? समस्या हो गई ना हो गई। अब व्यक्ति क्या करे? ज्योतिषियों की ये भी परेशानी, धन के लिए पत्थर मांग रहा है और सेकंड हाउस का पत्थर पहना नहीं सकते बेचारे, क्योंकि सेकंड हाउस धन नहीं देगा। ये रहस्य है छिपे हुए। वो कह गए तो मार्केश है बाबूजी, मार्केश का पत्थर मैं कैसे पहना दूं? हमारे गुरुजी ने तो, टीचर ने तो ये समझाया कि सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस मारक है। अब मार्केश आ गए तो मार्केश ये तो डायरेक्ट धन का पत्थर मांग रहा है, तो डायरेक्ट मैं धन का पत्थर कैसे दे दूं? अब वो बेचारा ईमानदार होगा तो नहीं बोलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही देगा। या कोई कुछ भी हो चाहे ना हो, उसे उससे क्या लेना देना? उसका तो मतलब है पत्थर बेचने से मतलब है। एक ऋषिकेश में एक सज्जन बैठते थे, तो उनके वहां हाथ देखते थे तो लाइन लगा करती थी। वो हर एक को शनि का छल्ला दिया करते थे। बहुत पुरानी बात है, मैं यंग एज में कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ। हम घूमने गए तो लेते फीस बहुत कम थे, 50 रुपया या 20 रुपया फीस, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, 30-35 साल पुरानी, 31 साल पुरानी बात हो गई होगी कम से कम। तो 28 या 30 साल कम से कम पुरानी बात। तो 20 रुपए थे, मतलब कम फीस में ही काम था उनका, मतलब इतना ज्यादा नहीं था। बट हमने बड़े क्यूरियोसिटी से, चलो यार दिखा लो, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा इतने सस्ते में। तो हमने भी हाथ दिखा लिया। वो हर एक को बस एक ही बात कहते थे कि ये छल्ला पहन ले। छल्ले की कीमत उस समय 50 रुपए होती, और वो पीछे से आता था 1 या 1.5 रुपए का छल्ला आता था जिसको वो 50 रुपए में बेचते थे। पर लोग बड़े आते थे, और किसी के पास 20 रुपए भी ना हो तो वो कहते 10 रुपए चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है। तो पर वो हमने जब हिसाब लगाया यंग एज में ही कि यार ये आदमी कितना बढ़िया कमा रहा है, मतलब जो है इसने, जो बड़े बड़े बाबू अपने आप को ये सोचते हैं कि हम कंपनियों के बड़े सीईओ हैं, ये उसको भी फेल करके बैठा हुआ है। तो ये उसका वो चीज है। तो खैर, कहने का मतलब धन की जब बात चलती है तो हम बेमतलब जो मन में आता है वो उसको पत्थर देके निपटा देते हैं, जबकि ये राइट तरीका नहीं है।
हमें ये देखना तो है धन आने में रुकावट कहाँ हो रही है। अब धन आने की रुकावट कैसे देखेंगे साहब? धन क्यों नहीं आ रहा, कोई जवाब देगा? क्या रीजन टेक्निकल कुंडली से क्या रीजन है कि उसको पास धन ही नहीं आ रहा है? कौन रोक रहा है उसके धन को जो उसके सर आवाज? नवा नवा भाव। नवा भाव कैसे रोक देगा सिद्धार्थी? वो तो भाग्य है, सर लग्नेश। हम देने सर का है, वो लेता नौवें नहीं। भाव से बादल उठते हैं, आपने बताया था, पानी लेते हैं, आगे जाके दूसरे से टकराते हैं, फिर वो चौथे में जल जाता है। वो गलत कंसेप्ट समझ लिया। वो तो गुरुजी ये था कि धन शनि। आता कैसे है, रोकेगा कौन, बाधा नहीं कौन रुकेगा। डालेगा? एक आदमी कहता है पैसा तो आता है पर बड़ी रुकावटें सी हो जाती हैं। पिछले महीने सही सही कमा लिया था, इस महीने तो पूरा हाल चल रहा है जी, ऊपर नीचे आ रहा है। विनय शनिदेव कुमार जी मून लिख रहे हैं, मून नहीं। क्या नहीं होगा सर? मून जिनका कमजोर होता है शनि भैया, रोकेगा। बहुत शनि पैसा कूदते हैं। नहीं शनि रोकेंगे। शनि रोकेगा सर। नहीं नहीं, कोई ग्रह नहीं, गुरुदेव मार्स। मून। कोई ग्रह नहीं, गुरुदेव मार्स। मार्स। बिल्कुल नहीं। अब देखो गच्चा खा गए ना। अगर हमने ज्योतिष को ढंग से पढ़ा होता तो हम समझ जाते कि क्या है। एक रेखा जी लिख रहे हैं गुरु नहीं, ना लगन ना गुरु, कोई ग्रह नहीं रोकता। आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर आपको बाधक का कंसेप्ट सुना होगा आपने, बाधा कारक ग्रह, बाधा कारक ग्रह, बाधा कारक ग्रह कैसे देखते हैं? हर कुंडली में एक बाधा कारक ग्रह होता है। तो हमें समझना होता है चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशियां। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियां। आप देखो सेकंड हाउस में कौन सी राशि बैठी, चर बैठी है, स्थिर बैठी है, द्विस्वभाव बैठी है। अब मान लो मिथुन लगन है, और मिथुन लगन के सेकंड हाउस में कौन बैठेगा? कर्क राशि बैठेगी। कर्क राशि मतलब चर राशि। चर राशि वालों के लिए 11वां भाव, यानी उस राशि से 11वां भाव जो होता है वो बाधक का रोल करता है। अब नंबर 4 से अगर आप 11 तक गिनेंगे तो वृष हो जाएगा। आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब भी उसकी दशा आएगी, शुक्र की दशा, अब बंदा मिथुन लगन का है, समझो मिथुन लगन का है, शुक्र की दशा आई, सबने भविष्यवाणी कर दी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास योगाकारी, महायोगाकारी बोल दिया। और वो व्यक्ति उस शुक्र की दशा के अंदर बड़ी दिक्कत में आ सकता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो कहेगा हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया, समस्या हो गई साहब, हो नहीं पा रहा है। बाधक को अगर हम समझ जाएं तो फिर हम जब भविष्यवाणी करेंगे तो बड़ी संभल के करेंगे कि यार ये फायदा तो देगा, ये लाभ तो देगा, पर ऑब्स्टिकल्स कंटिन्यूटी में देगा। ये कुछ ना कुछ विघ्न परेशानी पैदा करता ही रहेगा इसके, जब तक ये दशा रहेगी। फिर दशाओं को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। महादशा में जो अंतरदशा आ रही है, उन दो ग्रहों की आपसी इक्वेशन क्या है, उसको भी एनालाइज करना होगा, तो समझ में आएगा ग्रह कैसे इफेक्ट देगा। इसलिए मैं बचता हूं, कोई मेरा गुरुजी मेरा फलाना ग्रह फलाने भाव में बेटा बताना जरा, भाई टाइम पास करना तो बता दूंगा मैं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जब चलेंगे तो अभी मैंने बताया भाई पहले दूसरे स्टेप पर कोई प्रेडिक्शन नहीं मिलती, ना लाल किताब में मिलती ना वैदिक में मिलती, ये सिर्फ भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हम आज के समय में इतने जल्दी में हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते। हमें तुरंत क्रैश कोर्स 3 महीने का 6 महीने का चाहिए और हम पट्टी लगा लें कि बन गए ज्योतिषी। ये सबसे बड़ा चैलेंज। अभी मेरा कोर्स आ रहा है 21 मई से, वैदिक ज्योतिष, बड़ा कोर्स लेके आ रहा हूँ। बेशक आप ज्वाइन करें ना करें, पार्टिसिपेट करें ना करें उस कोर्स में, पर उसका कंटेंट देखना। ढूंढ ढूंढ करके मैंने कंटेंट उसमें डाला है कि कोई चीज उसमें अधूरी ना ले जाए। अब बना तो दिया मैंने, पर मैं जानता हूँ 1.25 साल से पहले तो खत्म होने का मतलब ही नहीं है, वो भी मैं जल्दी करूंगा तो नहीं, इतना ज्यादा मैंने उसमें कंटेंट दिया है। तो आप जब ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको आप मिस आउट कर गए हैं तो आप समझ जाएंगे। नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी की बाधा कैसे देखेंगे? भाग्य में बाधा आ रही है, भाग्य में बाधा कौन सा दे रहा है? एक और कंसेप्ट है वहां पर, हाँ एक और कंसेप्ट है
अर्गला, कुंडली के अंदर अर्गला से भी पता चल जाता है कि ग्रह के फल को कौन सी गुप्त शक्तियां रोक रही है। तो एक नहीं कई टेक्निक्स हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर कि जिनसे पता लगाया जा सकता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो ये पर रिसर्च के विषय है। रिसर्च में हमें समझ में आ जाता है चीजों को। कभी कभी लगन कुंडली से चीजें नहीं स्पष्ट होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हमने लगन और नवमांसा सीखा है तो जस्ट अभी हमने नेचर को कहना सीखा है। अगर हमने डिविजनल चार्ट सीखा है तो जस्ट हमने जो D1 चार्ट कह रहा है वो उसी को रिकन्फर्म करना सीखा है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये ग्रहों के झगड़े समझ वो वाले मिथ आपके दिमाग में से निकल जाएंगे कि कौन सा पत्थर किसके साथ पहनाए, किसका किससे झगड़ा हो जाएगा, ये दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, मनीष शर्मा जी बोलिए। श्वेता जैन। मनीष शर्मा जी नहीं बोल पा रहे हैं, म्यूट पे हैं श्वेता जी। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जब वास्तु करते हैं सर, तो हम्म हमें मतलब कुंडली देखना जैसे सही रहता है कि हम कुंडली देख के वास्तु करें। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें किसकी देखना चाहिए? कुंडली किसकी देखनी चाहिए? हाँ, जैसे बोलते हैं कि घर का इसका जो कोई मुखिया है। इसका कोई आंसर नहीं है। ये मन को बहलाने के आंसर है। मुखिया की देख लो, दादाजी की देख लो, घर में चलती है कि नहीं चलती किसकी देख लो, हाँ पत्नी की देख लो, फलाने की देख लो, है उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? आपको सर। कभी मैं जी वास्तु की क्लास लूंगा तो ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? जब क्या ठीक। होता है कि जो प्योर वास्तु से पढ़ करके आए हैं तो उनके सामने ही बड़ा चैलेंज आ जाता है बेचारों के सामने। तो वो कहते हैं अब उनके सामने दो बड़े यक्ष पर्सन होते हैं। पहले अगर वो सही सही नहीं बता पा रहा तो वो कहेगा भाई ऐसा है कि कुंडली के अंदर ग्रह फलाना फलाना होगा। तो कहता है अच्छा जी कुंडली किसकी देखें। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये होता है कि एक घर में 5 लोग रह रहे हैं। अब घर हरेक के हिसाब से दिशा तो बदल नहीं रहा। जी। पांचों रह रहे हैं, एक परेशान है, 4 ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट्स अ वेरी डीप साइंस। जब आप बहुत गहराई में घुसेंगे तो अपने आप स्वतः ही चीजें क्लियर होंगी कि एक दिशा एक इंसान के लिए गड़बड़ कर रही है। हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो गड़बड़ ना हो। तो ज्योतिष वहां पर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। वास्तु के अपने थंब रूल हैं। उन थंब रूल को अगर हमें समझ में आ जाए तो उस तरीके से हमें करना चाहिए। थंब रूल को फॉलो करने से किसी भी ग्रह, किसी भी राशि, किसी भी लगन के व्यक्ति के लिए समस्या नहीं होगी। पॉइंट समझे बात को? जी हाँ, सर। अगर थंब रूल के अंदर दिक्कतें आ गई तो समस्या है। अब एक और समस्या है कि क्या हमें वास्तु सम्मत घर प्राप्त होगा जीवन में? अब ये है रियल चैलेंज। जिसकी कुंडली में लिखा है वो जहां पे भी रहेगा वास्तु दोष मिलेगा। अगर वास्तु से रिलेटेड घर बना लोगे तो पक्का उस वास्तु में कोई ना कोई ऐसा विघन, उसमें बाधा जरूर ऐसी होगी जो उसके लिए सुटेबल नहीं होगी, उसको परेशानी रहेगी। वो चीज कुंडली से पता लगेगी, वो उस व्यक्ति की जिसकी तकलीफ हो रही होगी। तो ये सब डीप चीजें हैं। ये लंबे समय अभ्यास करने से, अभ्यास करना बोला है मैंने, सीखने के बाद अभ्यास करना जरूरी होता है। किसी टीचर ने बताया वो पूरा नहीं होता है, वो अधूरा ही होता है। पूरा क्या होगा? आपका अपना अनुभव। मैंने बताया, आपने पाया, फिर आप अप्लाई करोगे। अप्लाई में कितने परसेंट गई सही बातें, 60%, 70%, 50%, 20%, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे
तो आपको चीजें क्लियर होगी। 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी, हाँ यार ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये इसका राइट मीनिंग है। मैंने आज कितनी आसानी से आपको चीजें बोल दी, बट ये क्या एक दिन का कोई हिसाब है? आप 25 साल की जर्नी है भाई, जो 1 मिनट में बोल दिया आपको। बट यू आर सो लकी, आपको इतना मेहनत और प्रयास नहीं करना पड़ रहा, आपको चीजें मिल रही हैं। बस मैं ये कहूंगा इस राहु काल के अंदर जो है ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई। हमारे समय में ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, कोई सिखाना नहीं चाहता था, पैसे लेके भी नहीं सिखाना चाहते थे लोग। लोगों को लगता था एक अगर मैं शहर के अंदर चौधरी हूं तो मेरा नाम है तो मैं ही चौधरी रहूंगा, दूसरा चौधरी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मेरा बेटा होगा या मेरा पोता होगा या मेरा भाई होगा, मेरा सगा संबंधी होगा, पर कोई और नहीं होगा। और दूसरी जाति वाले को तो घुसने ही नहीं दूंगा। तो वो सब चैलेंज हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हैं। आज ये ऐसा चैलेंज नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंड ओपन हो रहा है। पर कुछ व्यापारिक सोच रखने वाले जब ज्योतिष में बहुत ज्यादा तादाद में घुस जाते हैं तो चीजें कबाड़ा चंद हो जाती हैं। तो वो एक आम पब्लिक को उसका भुगतान जरूर करना पड़ रहा है, मैं इस चीज से मना नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। नीरू सिंगला, गुरु जी एक नीरू गुरु सिंगला जी एक प्रश्न मुझे भी। हेलो। हैंड रेज करेंगे, कोई बीच में ना बोले, और हेलो। कैमरे पर आकर के बोलेंगे, मैं उन्हीं का क्वेश्चन लूंगा। नीरू सिंगला जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने आपका वो वीडियो देख रही थी जो आपसे मैंने कोर्स लिया हुआ है, उसमें आपने बुध का भेद जैसे बता रहे थे कि अगर 9th हाउस में बुध और सूर्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जी बृहस्पति को डेंट मारते हैं। बट उस टाइम पे ना आपकी जो वो थी, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो वाला टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया था। तो थोड़ा सा आप उसमें बता देंगे कि बुध और नहीं नहीं, पहली सूर्य। बात, सूर्य और बुध अगर इकट्ठे होंगे तो हाँ जी। चीजों को मैं कहूंगा दोबारा पढ़िएगा, उसको ढंग से सुनिएगा, है ना। उस वीडियो को 2-3 बार देखने की आपको आवश्यकता है। नहीं सर, ठीक वो है, पार्ट ही मिसिंग है उसमें से, वो उसमें म्यूट है वो पार्ट, कोई उसमें बात नहीं आवाज ही नहीं आ रही। नीरू जी, ऐसा नहीं होता है। अगर आवाज नहीं आती है तो स्टूडेंट मुझे नहीं जाने देते, जो कोर्स कर रहे होते हैं ना वो पीछा हाँ नहीं जी, हाँ छोड़ते जी। हैं। आपको लग रहा है, देखो अगर मैं अभी बीच में छोड़ के कोई बात कहता कहता भाग जाऊं, इंटरनेट भाग जाए, लाइट भाग जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ जी। जब अगली क्लास में बैठूंगा स्टूडेंट पकड़ लेगा कि गुरुजी वो ओके। बात तो अधूरी रह गई, अब बताओ दोबारा। तो उस वीडियो में नहीं मिलेगा तो अगले में मिलेगा, मिलेगा जरूर। नहीं तो आप मैसेज कीजिएगा स्टाफ को, स्टाफ के नंबर पे आपको प्रॉपर ओके। वीडियो दोबारा से मिल जाएगा अगर कोई भी गड़बड़ चलो हुई। ठीक है। ठीक है। और एक बस मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, जैसे हम्म, आपने बुद्ध का भेद देखना बताया था, उसमें अगर रिमाइंडर 0 आ रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा रिमाइंडर, मतलब वो प्रॉपर वो उसको पढ़िए, डिविजिबल वो हो रहा उसको है 9 पढ़िए, से। क्योंकि बाकी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। जिन लोगों ने लाल किताब नहीं सीखी है उनके लिए प्रश्न आज की क्लास में बेमानी हो जाएगा, और 1 मिनट में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ओके जी। चलो ठीक है सर, ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू। पंकज जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपका अभी कोर्स रिसेंटली ज्वाइन किया, उसमें एक ही क्लास हुई है हमारी, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, फर्स्ट भाव से रिलेटेड। उसमें आपने लाल बताया था किताब कि में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपने ठीक बताया है। था कि जो भी ग्रह उस हाउस में बैठता है वो राजा की तरह होता है। और सर मैंने मुझे एक क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो दो या उससे ज्यादा ग्रह बैठे तो सारे राजा की तरह रहेंगे, या फिर उनमें से जो हाँ पावरफुल होगा हाँ, नहीं वो राजा सारे की तरह राजा बिहेव बन करेगा? जाएंगे। अब 2 राजा बनेंगे तो झगड़ा ही होगा। तो सर जो पावरफुल होगा उन दोनों में से उसकी चलेगी, या सबकी इंडिविजुअली टाइम पे अपने में चलती नहीं रहेगी? नहीं नहीं, हमेशा ध्यान रखने का, पराक्रमी व्यक्ति ही वसुंधरा को भोगता है। एक सूत्र है वेद का बड़ा प्यारा, जो शक्तिशाली है वही वसुंधरा को भोग करता है। यानी कि चलेगी उसी की जो शक्तिशाली है, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो देश हो। जो देश शक्तिशाली होगा वो अपने हिसाब से नियम सेट करता है पूरे वर्ल्ड के, वो और दूसरे किसी का कितना नियम। टाइम निकल रहा है? सेम चीजें वो अपने ग्रहों में भी ये चीज देखी जाएगी। 2 बैठ जाए, 3 बैठ जाए, उसमें से देखना ये होगा ज्यादा शक्तिशाली कौन है।
वो एक राजा बनेगा, बाकी दो कुचर पुचर कुचर पुचर करते रहेंगे उसके साथ, उसको परेशान करने का प्रयास करेंगे, पर वो ज्यादा शक्तिशाली हो तो एक थप्पड़ मार के बिठा देगा, तो चुप। ठीक है। और वो कमजोर हुए तो दबे रहेंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा बॉस जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। मतलब सर उस भाव पे तो उसका जो बॉस होगा उसका चलेगा, और जो उसका, बाकी प्लैनेट्स बैठ के वो जिन भाव को वो रिप्रेजेंट कर उसकी रहे होंगे। मानेंगे, वो उसकी मानेंगे जब बॉस है। ठीक है, और जो पैसे मान लो सो बाकी प्लैनेट्स जो बैठ गए उनके भी तो अलग अलग भाव होंगे, वो हाँ, फिर वो वो कमजोर माने हम वो उसको अलग दब के तरीके बॉस। से, वो अलग तरीके से अभी आगे का क्वेश्चन आ रहा अच्छा, ठीक 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 ठीक। है। ठीक है सर। जितेंद्र कांडपाल, खंडेलवाल, सॉरी। नमस्ते सर। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते सर एक बहुत छोटा सा ही प्रश्न है कि जी। 11वें भाव में मंगल हो और छठे भाव में शनि हो, जी, तो ये कर्ज की स्थिति बनाते हैं या बनाते हैं तो बाद में उतार भी देते हैं सर? शनि गलत है। मैंने आज, लगता है आप शुरू से क्लास में अटेंड नहीं किया आज की। मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन ना पूछो, क्योंकि मैं बिना पूरी कुंडली देखे कुछ नहीं बता सकता। अब मुझे कैसे पता चलेगा उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? इसके स्टेप्स हैं। कर्ज किसको मिलेगा? पहली तो चीज मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अब मिल गया है तो वो उतार पाएगा या नहीं उतार पाएगा। और किस व्यक्ति को सारी जिंदगी कुछ ना कुछ कर्ज लेते रहना चाहिए, या अलग अलग सिचुएशन है। इसमें अदर प्लेनेट का भी बहुत ज्यादा रोल है। केवल किसी ग्रह के भाव में बैठ जाने से ना कर्जवान होता है ना कर्ज चुकता होता है। ठीक है, उसको कह देना हाँ मैं कर्जा होगा, वो गलत बात है। मैं आपके पास में आया था 2024 जनवरी में, जी। तो उस समय यही प्रश्न था। तो हाँ, अब वो समस्या। उस समय जो होगा वो होगा। उसको बात ही पर्सनल, ये सेशन बता दूं जितेंद्र जी, पर्सनल कंसल्टेशन या उसका नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें विद्यार्थी ज्योतिष के सूत्र को समझने का प्रयास करता है। ठीक है जी जी। प्रीतम चंद धन्यवाद जी। गुरु जी। हाँ, चारू राठी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अ, गुरुजी, एक आरूढ़ लग्न के बारे में एक बात पूछनी थी। जैसे जी क्या? आरूढ़ लग्न में अ, अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि शुक्र 12th हाउस में है, और एक सिचुएशन ये हो कि शुक्र लग्नेश होके 12th हाउस में है, ठीक तो है। दोनों में क्या फर्क रहेगा? क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में होना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम्म। का खाली शुक्र, लग्नेश कोई भी हो लेकिन शुक्र अगर 12th हाउस में है, हम्म। तो इसको समझना था गुरुजी। आप खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली तो बात बताइए, आरूढ़ लगन लगाया क्यों? आरूढ़ व्हाट लग्न द इसलिए रीजन? लगाया क्योंकि जनता आपके बारे में किस नजरिए से आपको देखती है, आप जनता आपको लोग कौन सा आपको किस तरह से देखते हैं? देखते हैं। ठीक है। अगर आपका लगन का लॉर्ड शुक्र है और वो 12वां बैठ गया है, हम्म, तो 12वां बैठा है तो क्या उच्च का होके बैठा है, ये चीज देखनी पड़ेगी हमें। हम्म, अगर वो उच्च का होके बैठ गया है तो वो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम्म, क्योंकि ये जब हम्म, ही होगा वृष लगन। तो लगन का लॉर्ड का 12वें में जाना कोई बहुत अच्छी बात को नहीं कहता, पर हम्म, चूंकि वो शुक्र है, वो 12वें भाव में बुरी तरह से पीड़ित नहीं हो पाता है। तो इसे हम हम्म, कहते हैं बैलेंस रिजल्ट। बैलेंस रिजल्ट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जितना ज्यादा प्रयास करेगा उतनी ज्यादा उसको सफलता मिलेगी। जे यानी कि जितनी ज्यादा अच्छी वो पर्सनैलिटी बनाएगा, रियल में बनाएगा, उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। आरूढ़ लगन बेसिकली उस चीज को दिखाता है कि व्यक्ति के पास वो चीज हो या ना हो, पर पब्लिक मानती है कि हम्म, ये बंदा ऐसा है। ये पब्लिक का हम्म, परसेप्शन। हम्म, जैसे मान लो कि अगर मेरा आरूढ़ लगन, यानी आरूढ़ का लगन का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है, पावरफुल है, तो लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा देखेंगे। अब दूसरा, अगर मेरा धन का आरूढ़ लगन, धन का हाँ, आरूढ़ लगन अगर हाँ, मेरा वेल प्लेस्ड है, तो चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, पर लोग मुझे अमीर ही समझेंगे, या ये सोचेंगे इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
ये यानी कि किसी भाव के बारे में असलियत में क्या है वो नवमांश बताएगा। हाँ स्पष्ट दृष्टि से क्या दिखता है वो D1 बताएगा। पर आम आदमी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी जानता है, बस आपका नाम सुना है, वो परसेप्शन क्या आपके बारे में, आपके धन के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके करेक्टर के बारे में, आपके भाग्य के बारे में क्या परसेप्शन बना के बैठा है, वो आरूढ़ लगन के द्वारा पता लगता है। जैसे अक्सर हमारी जनता जो है मोदी जी को बड़ा लकी मानती है। कोई इलेक्शन नहीं लग रहा, सीधा मुख्यमंत्री। कोई इलेक्शन नहीं, सीधा मुख्यमंत्री। केजरीवाल जी ने भी इलेक्शन लड़ा तो मुख्यमंत्री बना। वो तो बने ही नहीं, वो तो सीधा बन गए, बस इलेक्शन भी नहीं लड़ा। जब तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद से रिटायर होने की बात तो दूसरी होती, उससे पहले उनको प्रधानमंत्री पद मिल गया। पॉइंट समझे? तो आम आदमी क्या कहेगी जब उनकी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि यार ये तो बड़ा लकी आदमी है, इससे बढ़िया क्या होगा। अब हमें नहीं पता वो लकी है कि नहीं है, बट ये पब्लिक का परसेप्शन है। 90% इंडियंस का परसेप्शन है मोदी है तो मुमकिन है। अब ये परसेप्शन भी तो हो सकता है, क्या पता चले मोदी जी बड़े बड़े टेंशन में चल रहे हो बेचारे कि यार ये कहाँ लपड़ा हो गया। भाई वो तो देखे थे गुजरात से आते ना, गुजरात की मानसिकता व्यापार की मानसिकता है, युद्ध की मानसिकता नहीं है, व्यापार की मानसिकता। हाँ हरियाणा का कोई होता तो वो इतना पेशेंस कहाँ 15 दिन का रखता बेचारा है। वो तो बार बार फोन करके रखता, बाबूजी मैं इंतजार कर रहा हूँ, कुछ कर दो खुद का है, मजा नहीं आ रहा है। तो वो जो धैर्य आ रहा है उसके स्टेट की वजह से आ रहा है, बट हो सकता है उसकी मानसिकता क्या है, बट पब्लिक के दिमाग में है कि मोदी है तो ये से ये हो जाएगा। ये परसेप्शंस कहलाते हैं, पब्लिक परसेप्शंस, ठीक है ना। पर कोई कह दे भाई मोदी जी कैसे है आदमी, बोलो बड़ा चालाक आदमी, बहुत तेज आदमी, भाई बहुत तेज आदमी है। आइए राहुल गांधी के हाथ नहीं लग रहा भाई सब, बिल्कुल भी, मतलब कांग्रेस पसीने छुटा दी इसने कांग्रेस, यही परसेप्शन है लोगों का, दैट्स इट। बट वो एक्चुअल में है या नहीं है। मोदी जी मुस्लिम के अगेंस्ट हैं, ये भी तो परसेप्शन हो सकता है केवल। क्या पता चले अगर फैक्ट्स निकलेगा कभी, पता चले मुस्लिमों को सबसे ज्यादा फायदा मोदी राज में मिला है। पर ये बात के विषय है, असलियत क्या है वो एक अलग चीज है। आरूढ़ लगन का स्ट्रॉन्ग होना या किसी भी भाव का आरूढ़ आपको बताता है आपके जीवन में फेमस होने के कितने स्ट्रॉन्ग योग है। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ज्यादा आप फेमस सी बात है। तो ये एक फेमस होने का योग देखने का तरीका है कि आपको आपके गली जानेगी, मोहल्ला जानेगा, या शहर जानेगा, या पूरा हिंदुस्तान जानेगा। इससे आरूढ़ लगन से पता लगता है। और जब आप जाने जाओगे तो पब्लिक आपके बारे में कैसे इमेज बनाएगी वो आरूढ़ लगन पता होता है। अब हमने जो नया कोर्स लिया उसमें आरूढ़ लगन डाला हुआ है हमने, ताकि ये सब चीज, क्योंकि पॉलिटिकल चीज मैं कराऊंगा पॉलिटिक्स को, या जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनके बारे में जो परसेप्शन कैसे डेवलप होता है, ये सब आरूढ़ लगन से पता चलता है। कई बार लोग बहुत अच्छे होते हैं बहुत, पर उनका परसेप्शन गलत होता है। जैसे शक्ति कपूर के बारे में है ना, एक भाई परसेप्शन है एक, वो पता नहीं एक विलेन के बारे में मैं सुन रहा था। वो कहता है कि जो है फ्लाइट के अंदर मैं जहाँ पे मेरी सीट थी तो मेरे दाएं बाएं जो है लेडीज बैठी थी, वो उठ गई और वो कहती हैं जा करके हमारी सीट चेंज करो। वो बेचारी वो आई एयर होस्टेस, उसने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है, बोला मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं हमने इस आदमी के पास बैठना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुंडा आदमी है। तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये फिल्म के अंदर गुंडा है, पर वो उसे ये भी मान दी कि जो ये गुंडा दिख रहा है मतलब फिल्मों में, ये एक्चुअल में भी गुंडा है। तो ये क्या होता है, परसेप्शंस होते हैं। तो परसेप्शंस जो है कई बार गड़बड़ ना बन जाए जीवन के अंदर, क्योंकि अगर आपके बारे में लोगों के जहन में गलत परसेप्शंस बन गए
वो समस्या पैदा कर देंगे आपकी जीवन में। ठीक है, चलिए। तो गुरुजी ऐसे में लग्नेश का 12वें में बैठना तो नुकसानदायक ही, अगर वो पीड़ित भी आए, हुआ तो नुकसान नुकसानदायक है, फिर देगा, नुकसान देगा। आदमी को लोग चालाक समझते हैं, अपना चालाक उल्लू समझते सीधा हैं। करने वाला समझते हैं कि ये शख्स, ये जो व्यक्ति है, ये सिर्फ मीठी मीठी बात करना जानता है, पर इसका सिर्फ अपना मकसद है, ये बहुत बढ़िया वो नहीं करता है। फिर जब लोग करीब आ जाते हैं, उसको बड़े ढंग से समझते हैं, जो मतलब दोस्ती कर लेगा, फिर वो कहेगा अरे नहीं नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं था, मैं तो गलत समझ रहा था। फिर परसेप्शन टूटेगा, मतलब उसको पहले आजमाएगा, आजमाने के बाद परसेप्शन टूटेगा। परसेप्शन टूटेगा, सही हाँ, है। ठीक है ना, वैसे नहीं टूट। गुरुजी बस एक चीज और पूछ लूं गुरुजी, एक छोटा सा और एक प्रश्न है, पूछ लूं? हाँ बताओ, जल्दी बताओ चारू जी, और हाँ कुछ 2-3 दिन हाँ देख। गुरुजी, एक नवमांश में आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जिसका नवमांश में शनि अपनी राशि का या उच्च राशि का वर्गोत्तम हो जाए, वो दुख को बर्दाश्त करने की, दूसरों के दुख को बर्दाश्त करने की ताकत बहुत अच्छी दूसरों रखता को है। नहीं, खुद को। दूसरों में तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। यूक्रेन में अच्छा, इतने अपने आदमी दुखों को। मर गए, हाँ, किसने क्या करा? हाँ, अभी हम्म बेचारे कितने वो गजा के अंदर इन्होंने इजराइल ने मारे, किसकी सेहत पे फर्क पड़ा? किसी का 1 ग्राम भी खून कम हुआ क्या? हम्म। खुद अच्छा, तो का अपने दुख, दुखों को, खुद हाँ, दुख। अपने दुख, अच्छा, हाँ, सॉरी। दूसरे से क्या लेना तो देना। जैसे गुरुजी, जैसे शनि जिनका इतना अच्छा होता है, तो क्या हम ये, क्योंकि शनि को हम अष्टम भाव का कारक मानते हैं, 8th हाउस का कारक होता है D1 चार्ट में, तो क्या जिनका शनि अच्छा है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी वो उम्र दराज भी होगा, मतलब उसकी क्या शादी भी ऐसे अच्छी कैसे हो? चलेगी, बेचारा क्योंकि जवान भी तो होगा, बच्चा भी तो होगा। अब बच्चे का भी तो हाँ शनि नहीं, बढ़िया हो सकता है। हाँ। हाँ हाँ, ये हम्म। मतलब उसकी उम्र अच्छी हो, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज शनि हाँ, अगर ये अच्छा है तो, क्योंकि नहीं, शनि के साथ और भी फैक्टर्स है, केवल शनि को नहीं देखना, चंद्रमा को भी देखना है, अच्छा, लग्नेश को भी देखना है। हाँ, लग्नेश को भी देखना है, हाँ, लग्नेश को सारी चीजें देखना है, कंबाइन है। चंद्रमा को देखना है, फिर शनि को देखना है। शनि इज द लास्ट अच्छा, वन। शनि जिनका अच्छा, नीच ठीक का है, हो जाता है, वो भी लंबे जी जाते हैं, कोई ऐसी बात वो भी नहीं लंबी जी जाते हैं, हाँ, है। हाँ बीमारी अलग हो जाती है लेकिन लंबा जी लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। राकेश श्रीवास्तव जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ बताइए। गुरु जी, एक्चुअली आज रत्नों का विषय चल रहा था, ठीक है। तो वृश्चिक लग्न के बारे में गुरु जी बताते हैं कि पन्ना रत्न नहीं धारण किया जाता है, हाँ जबकि हाँ इस समय बुध की महादशा भी है, तो हाँ उसके हाँ। बारे में थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था बस गुरु जी। राकेश जी, महादशा के कारण कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो जी इस चीज को आप अपने मन से भुला दो कि बुद्ध की दशा चल रही है इसलिए पन्ना पहनना है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। जी जी किसने लगाया था? हाँ, नितिन गर्ग। क्या हुआ? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, अगर आत्म कारक और अमात्य कारक दोनों एक साथ बैठे हों एक ही भाव में, जैसे कि सन जो है आत्मा कारक और अमात्य कारक शनि है, और दोनों एक साथ बैठे हैं, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे गुरु जी? सूरज और शनि का एक साथ बैठना, आत्मा कारक और अमात्य कारक हो करके, पहली बात तो आत्मा कारक और अमात्य कारक दोनों अगर एक साथ एक ही भाव में होंगे तो वो एक प्रकार का राजयोग बनता है। एक प्रकार का, अब वो मैंने ये नहीं कहा ये राजयोग बनता है, मैंने कहा एक प्रकार का राजयोग बनता है, यानी कि राजयोग की तरह का योग बनता है। ठीक है। दूसरी बात, बाकी आगे का पढ़ने के लिए आप जेमिनी ज्योतिष के सूत्रों को लगाएं। इसमें वैदिक ज्योतिष मत लगाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सूरज इस भाव का मालिक है और शनि इस भाव का मालिक है। ये चीज नहीं लगाना, नहीं तो टोटल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है नितिन जी। क्वेश्चन उठते हैं हमारे, है जी। कुछ क्वेश्चन उठते हैं मेरे, जैसे बहुत कि सारे क्वेश्चन 12वां। नितिन जी, नहीं नितिन जी, वही पर्सनल उस पे आ गए आप। ये डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट का मतलब सूत्र, अभी जी 12-20 हो गए हैं, तो उस पे हाँ बताइए, अगला क्या सूत्र हो तो बताइएगा। जी जी, जैसे कि पहले भाव में बुध बैठा हुआ है और 12वें भाव में वीनस बैठा हुआ है, तो इसमें अब वीनस को पीछे माना जाएगा कि क्या, कैसे किया जाएगा? जैसे कि आपने एक वीनस पीछे, सूत्र। वीनस पीछे होगा नितिन जी, वीनस पीछे होगा।
जी गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। राजेश जी का हो गया प्रश्न, प्रीतम जी का रह गया था शायद। सर मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। हाँ बताओ। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी बस एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे सूर्य और राहु की युति है, तो आपकी वीडियोस में मैंने काफी देखा है कि आपने कहा कि गायत्री कर मंत्र करो या सूर्य साधना करो या जो कुछ भाने वाली चीजें होती है अमावस में करो। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो आपका सेशन स्टार्ट किया था तो आपने कहा था कि व्रतन भी पहन सकते हैं, तो क्या इसमें माड़िक पहनना ठीक रहेगा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि ढंग इसमें से सुना नहीं राजेश, मैंने क्या कहा? मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसका निचोड़ ये था। नहीं, ओपन वो समझ गया प्लेटफार्म गुरुजी। से मैं जेमस्टोन रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ गुरुजी, मैं समझ गया बात को। मैं कह रहा था कि जैसे आपने जो यूट्यूब में बताया है हम सबको कि ये चीज कर सकते हैं, तो उसके अलावा कोई और इफेक्टिव में है कि देखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा उस सूरज की नवमांश में क्या हालत है। फिर डी ट्वेंटी नवमास में सेवन में लगन जा में? करके, हाँ D27 चार्ट में जा करके सूरज को देखें। जब भी ग्रहण लग जाए D27 चार्ट जरूर देखें। D27 चार्ट में सूर्य के क्या हालात हैं, उससे डिसाइड होगा कि रूबी आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। हम्म। और गुरुजी एक चीज और पूछनी थी, एक आपका यूट्यूब में देखा था, आप बता रहे थे तो शुक्र के लिए आपने बोला कि वाइट पुखराज या डायमंड, तो उसमें वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो एक बार हम्म। सर बता देंगे कि मतलब इफेक्टिव कौन सा स्टोन रहेगा शुक्र को मजबूत करने के लिए, अगर स्टोन लिया जाता है चेक तो? द पॉकेट। पॉकेट पॉकेट के? में चेक करो कि पैसा कितना है, उस हिसाब से हम्म। डिसाइड होगा कि कौन सा रतन सूट करेगा। अगर हम्म। 4-5 लाख रुपया खर्चने का है तो हम्म। डायमंड बढ़िया है भैया, फिर डायमंड में कोई बुराई नहीं है। और ओरिजिनल अदरवाइज? डायमंड 1 कैरेट से ऊपर का 4-5 लाख रुपए में ठीक एक मीडियम क्वालिटी का ठीक ठाक आएगा। सर अगर नहीं है, पॉकेट अलाउ करता है, तो व्हाइट पुखराज पहन सकते हैं फिर? वाइट पुखराज पहनो, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है हम गुरुजी। पत्रों की तरफ जाते क्यों है राजेश, मुझे यही चीज समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक का जो है पत्रों की तरफ इतना भारी विश्वास है कि पूछो मत। हम्म। बहुत ज्यादा विश्वास है भाई। हमने अगर नहीं पॉकेट अलाउ कर रही है शुक्र ग्रह के लिए, और प्रयास करो। हम्म। हाँ, उसमें काय को जाना पत्थर में। हम्म। ठीक है ना, ये देखो, पॉकेट वाले की बात ही अलग है। एक हमारे शहर में एक वैद्य जी होते थे, बड़े बुजुर्ग वैद्य जी होते थे। हम्म। तो वो क्या करते थे, जब भी वो दवाइयां देते थे तो सामने की आर्थिक स्थिति का बड़ा ध्यान रखते थे। हम्म। तो एक लाला जी आए उनके पास और उन्होंने कहा जी पेट में गैस बहुत बढ़ती है। हम्म। पुराने जमाने की बात है। बोले जी पेट में गैस बहुत बनती है और बड़ा डाइजेशन का बुरा हाल है। बोला लाला जी ऐसा है, कुछ भस्में लगेंगी, मैं दवाई हम्म। बना देता हूँ, पर दवाई की कीमत 100 रुपए। मतलब उस टाइम की बात सुनो, आज की हिसाब से मतलब 5-6 हजार रुपए। तो लाला जी बोले कोई बात नहीं, बना दो। उससे जस्ट पीछे जो खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके भी पेट में ही गैस गूस की समस्या थी। हम्म। वो जैसे ही गया तो बेचारा वैसी पल्स रेट उसकी बढ़ गई कि तेरे भी 5-6 हजार रुपए का ही बताया जाएगा। बैठे बोले, धोती और बनियान पहन रखी थी उसने, समझ गया। उन्होंने कहा जी मेरे ऐसे ऐसे। बोला भैया अपने खेत में जाना, मूली लेना, मूली को अच्छे तरह से धोना, और 3-4 चीज, काला नमक, जीरा, 4-5 आइटम बता करके बोला ये अपने घर में ही मिल जाएंगी भैया, ये चीजें लगाना है और ऐसे ऐसे खानी है, बस तेरी गैस ठीक हो जाएगी। और तुझे ये करना है, और जो जो चीजें नहीं खानी तुझे वो लिख दी उसने कि भाई ये भारी आइटम है, ये तुझे बिल्कुल नहीं खाने हैं, और इस समय तो तेरे को खाना नहीं खाना है, रात का खाना छोड़ दे। वो दोनों का रिजल्ट सेम था, दोनों का रिजल्ट। तो समझदार, चाहे वैद्य हो चाहे ज्योतिषी हो, उसको ये जरूर देखना चाहिए। अब मैं एक बेचारे कमजोर आदमी को बता दूं पहन हीरा, वो कहे जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा भाई, हीरा पहनना पड़ेगा, ब्याह करवाना है। भाई उसके पास नहीं है, पर ब्याह तो कराना जरूरी है ना। अब ब्याह को कैसे अवॉइड कर दे, शादी को थोड़ी अपन कह सकते हैं भाई मत करवा, है ना। गरीबी का मतलब ये थोड़ी है कि भाई शादी ना करो, ये कोई सोल्यूशन नहीं। वो बात अलग है कि जो लड़की 15 लाख रुपए साल का कमा रही होती है, वो शादी.com पे 1 करोड़ का दूल्हा ढूंढ रही होती है वो बात अलग है
ये महिलाएं जो है अमीर लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं, और ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ ऐसा हुआ है, ये शुरू से ही है। बट पहले बोलती नहीं थी, आज वो बेचारी बोल रही हैं, आज वो खुद सर्च कर रही हैं, वो फर्क कितना हुआ है। पहले माँ बाप और चीजें देखा करते थे, वो आजकल दूसरी चीज देख रही है। ठीक है, तो जब भी शादी.com के ऊपर लड़की जब चेक कर रही हो, तो सबसे पहले वो देखेगी इसका स्टेटस क्या है, मतलब इसका प्रोफाइल में इसकी सैलरी कितनी है और ये कर क्या रहा है। समझ रहे हो बात को? और लड़का क्या देखेगा, लड़का सबसे पहले लड़की की फोटो क्लिक करता है, वो उसकी सूरत देखता है, उसको कोई लेना देना नहीं वो 15 लाख कमा रही है कि 2 लाख कमा रही है या नहीं कमा रही है। तो ये मनोविज्ञान है, तो हमें मनोविज्ञान को भी समझना पड़ेगा भाई, उसको की ताकत और तरीके से बढ़ाओ। हाँ गुरुजी, बस सूर्य राहु का ही कोई उपाय बता दो थोड़ा सा इफेक्टिव, गायत्री मतलब ये। मंत्र बता तो दिया, अब आपने करके नहीं देखा तो पता नहीं है। नहीं, मैं करता हूँ सर गायत्री में। कितनी मिनट करते हो? सर 15 से 20 मिनट। 20 मिनट कंटिन्यूटी में करो हम्म और 45 दिन लगातार करो, यू विल फील द रिजल्ट्स। 45 दिन में पत्थर साथ देगा कि नहीं देगा, पर ये जरूर साथ देगा। ठीक है ना? ठीक गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलो, प्रणाम। प्रणाम। कौन बच गया? प्रीतम जी बच गए, प्रीतम जी बोल नहीं पा रहे उसको। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। चलिए, धन्यवाद आप।